गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे जो बोहर था उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, फिर किस कारण हमें एक न्यू मॉडल इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और वो जो न्यू मॉडल आया वो कहाँ तक सही था, कितनी कितनी चीज़ें वो प्रूव कर पाया। और अगर इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, अगर आप कोई टॉपिक और चाहते हो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स। एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो देखते हैं। चलो, फेलियर ऑफ बोहर मॉडल। बोहर का मॉडल को भी फेल कर दिया गया। बेचारे ने इतनी चीज़ें एक्सप्लेन करी, एनर्जी बताई, सब कुछ करा, फेल कर दिया। क्या रीज़न से फेल करा? तुमने याद हो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो डी ब्रॉगली था उसने ये कहा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका वेव नेचर भी है और उसका पार्टिकल नेचर भी है। डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, लेकिन बोहर मॉडल और इसने क्या करे, इससे इसके एक्सपेरिमेंट भी प्रूव हो गए थे। इसने इन दोनों चीज़ों के एक्सपेरिमेंट भी प्रूव कर दिए, बट बोहर मॉडल जो है वो इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर नहीं बता पाया। वो वेव कैरेक्टर नहीं बता पाया बोहर मॉडल, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया। दूसरा, इसने क्या कहा बोहर ने कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे फिक्स्ड पाथ में रोटेट करते हैं। अगर फिक्स्ड पाथ में रोटेट करते हैं तो इसका मतलब हम उसका पाथ और उसकी हम वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। बट हिंसबर्ग ने क्या कहा, हिंसबर्ग ने अपना एक फॉर्मूला दे दिया, डेल्टा एक्स डेल्टा पी। हिंसबर्ग ने कहा कि एक टाइम पे या तो हम उसका पाथ बता सकते हैं या हम उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं, दोनों चीज़ हम नहीं बता सकते। बोहर कुछ और कह रहा था, इसने भी क्या कर दिया, अपनी इस चीज़ को मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। तो जब दोनों साइंटिस्ट की चीज़ें एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली प्रूव हो गई तो बोहर के मॉडल को बोला गया कि भाई तुझ कुछ चीज़ें क्या बता रहा है, गलत बता रहा है। क्योंकि अब इसने इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड पाथ बोली तो वो हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, और इसने इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर भी नहीं बताया। तो इसका मतलब कि इन दो ड्रॉबैक्स के कारण इसका मॉडल हटा दिया गया। ठीक है, इसके बाद आया श्रोडिंगर साइंटिस्ट। यहाँ से क्या होता है, ये जो अब क्योंकि वो लास्ट मॉडल खत्म हो गया था, अब क्योंकि ये चीज़ें देखी गई कि जो हमारा मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है और हमारा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, तो माइक्रोस्कोपिक में कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं जो हम लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है, और जो चीज़ें हम लोगों पे एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पे एप्लीकेबल है, वो माइक्रोस्कोपिक पे नहीं लगती हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम लोग अपनी गाड़ियों की, स्कूटर की, या कोई भी हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो भी हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए, उसको एक हम अलग साइंस में पढ़ेंगे। और जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांट का मतलब क्या होता है, क्वांट मतलब होता है बिल्कुल छोटा। तो इस जितने भी हमारी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स थे, इसकी फिर हमने एक बिल्कुल डिफरेंट स्टडी बना दी। ठीक है, इसीलिए टॉपिक पढ़ा जाता है। और आगे जैसे जैसे हम लोग इसी फील्ड में जाते हैं, फिजिसिस्ट करते हैं, केमिस्ट्री में जाते हैं, तो हम क्वांटम एक अलग फील्ड बन जाती है स्टडी की। जैसे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल तुम्हें पता है कि किस हिसाब से पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक क्या है, एक अलग केमिस्ट्री है। वैसे ही जो क्वांटम केमिस्ट्री है, क्वांटम फिजिक्स है, वो भी बिल्कुल अलग बन जाती है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम ने क्या कहा, क्वांटम में एक श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर साइंटिस्ट था ये, इसने एक इक्वेशन दी हमको। ये जो साइन है ये है ऐसे त्रिशूल का साइन, इट्स लाइक दिस। ठीक है, इसको बोलते हैं साई, साई। तो इसने क्या कहा, इसने इक्वेशन दी थी, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, एक्स शुड बी डेल एक्स स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, वही तो यहाँ डी और ये डी सेक्स। ये बेसिकली क्या है, ये डबल डिफरेंशिएशन है। हम ऐसे लिखते हैं ना, जब भी हमें किसी चीज़ की डबल डिफरेंशिएशन करनी होती है तो पहले हम करते हैं डी बाई डी एक्स, और उसके बाद हम क्या करते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हमने साई की क्या करी, डबल डिफरेंशिएशन करी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी। इसमें जो हमारा साई है ये है हमारा वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन
साई है हमारा वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारी एनर्जी है वो है हमारी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। E इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। V है हमारी किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। H हमें पता ही है प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई पता है, M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो श्रोडिंगर ने कहा कि हम इस इक्वेशन से अपने मॉलिक्यूल की एनर्जी भी बता सकते हैं, अपने एटम की, या हम इस इक्वेशन से उसकी पोजीशन तो नहीं कहेंगे, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, क्योंकि पोजीशन तो इसकी इलेक्ट्रॉन की फाइंड करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अब इस इक्वेशन में ये साई है क्या, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा साई वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का। अब वेव फंक्शन तुम्हें समझ नहीं आएगा वेव फंक्शन क्या होता है, अजीब सी बात है वेव फंक्शन। तो देखो तुमने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा होगा, है ना, साइन थीटा। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो तुम पूछोगे मुझसे कि कौन से एंगल पे मैम, मैं वो कहूँगी 90 डिग्री पे, तो तुम कहोगे 1, मैं कहूँगी 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे क्या होती है इसकी हाफ, तुम कहोगे मैम हाफ। ठीक है, मैं कहूँगी 45 डिग्री पे, तुम कहोगे 1/√2। ठीक है, मैं कहूँगी 60 डिग्री पे बताओ, तो 60 डिग्री पे क्या हो जाएगी इसकी √3/2। यानी कि अगर मैंने सीधा तुमसे ये बोल दिया कि साइन की वैल्यू बताओ, तो तुम नहीं बता सकते साइन की वैल्यू, क्योंकि साइन की वैल्यू हम क्या निकालते हैं, किसी एंगल पे निकाल सकते हैं, किसी थीटा पे निकालते हैं ना। अब वो थीटा जो है कुछ भी हो सकता है, 1 से 360 के बीच में, या 360 से ज़्यादा भी, फिर हम उसको माइनस कर लेते हैं 360 में से। तो ये हम किस पे निकालते हैं, किसी एंगल पे निकालते हैं। अगर रैंडमली बोल दिया कि साइन बताओ, तो तुम नहीं बता सकते। और क्या ये जो साइन की वैल्यू है तुम्हारे डेली इन्वायरमेंट में यूज होती है, नहीं होती। तुम्हें क्या कहते हैं, गाड़ी लेके आई, तुम उसकी साइन की वैल्यू तो चेक नहीं करते, तुम उसकी पावर, वो सारी चीजें चेक करते हो, ठीक है ना। तो ये जो साइन की वैल्यू है, इसके बताने के लिए तुम्हें क्या बताना पड़ा, मुझे एंगल बताना पड़ा। अब ये साइन की वैल्यू एक भी नहीं आई। अगर एक स्कूटर है, उसकी कोई माइलेज है, कार उसकी कोई माइलेज है, उसकी है 25 किलोमीटर पर आवर, तो वो फिक्स रहेगी माइलेज कि ठीक है ये माइलेज ये देती है, लेकिन उसकी स्पीड क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। यहाँ पे जो हमारा साइन है, इसमें हमारा क्या है, एंगल्स हमारे वेरी कर सकते हैं, और एंगल्स के साथ इसकी वैल्यू भी क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी। मतलब कि जिस तरह से हमारी कार की माइलेज फिक्स्ड है, या हमारी कार की हॉर्स पावर फिक्स्ड है, उस हिसाब से हमारी जो साइन की वैल्यू है वो फिक्स्ड नहीं है, वो एंगल के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जब हम उसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर, तो हमारी वो किस तरह से आती है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ साइन वेव। कहीं पे वो 0 आ जाएगी, कहीं पे 90 आ जाएगी, कहीं पे 1 आ जाएगी, कहीं पे 1/√2 आ जाएगी, कहीं पे √3/2 आ जाएगी। तो इस साइन की वैल्यू क्या आ जाती है, डिफरेंट आ जाती है। अब क्योंकि इसकी वैल्यू डिफरेंट आती है, और कुछ एंगल के बाद इसकी वैल्यू क्या करती है, रिपीट भी कर जाती है, 180 पे रिपीट करेगी, ठीक है, फिर 60 120 पे रिपीट करेगी। तो मतलब वो क्या करेगी, जो वेव है पहले ये ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर उन्हीं एंगल्स, उन्हीं पोजीशंस पे क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी, फिर अपनी पहली वाली पोजीशन में। मतलब कि साइन वेव एक ऐसी वेव है जो मूव करती है, लेकिन वो रिपीट भी करती है अपनी चीजें, और उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट है हर एंगल पे, ठीक है। तो अब तुम साइन वेव समझ गए कि साइन वेव में हमें क्या कहते हैं, हम इसको फिजिकली अपने वर्ल्ड में नहीं देखते साइन वेव को, बट ये मैथमेटिक्स में प्रेजेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम किससे सॉल्व करते हैं, साइन थीटा से सॉल्व करते हैं। यानी कि ये वेव हमारी प्रेजेंट है, साइन वेव। तो उसी तरह से जो हमारा साई है, सिर्फ साई बाबा वाला साई, ये जो साई, ये भी हमारा क्या है, वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का। फिजिकली इसका कोई रोल प्ले नहीं है हमारे एनवायरमेंट में, बट ये क्या बताता है, इट्स अ काइंड ऑफ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये फंक्शन है। जैसे हमारे एंगल्स का फंक्शन साइन बन जाता है, जिससे फिर हमारी अलग पूरी वेव तैयार हो जाती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फंक्शन लगता है वो हमारा क्या लगता है, साई लगता है। सो साई इज अ वेव फंक्शन, जो कि हमारा फिजिकली इसका कोई रोल प्ले नहीं है, बट ये बता सकता है कुछ बातें, ठीक है। अब सबसे पहले ये क्या बताता है, साई खुद से तो कुछ बता नहीं पाता, तो साई को किसकी जरूरत पड़ती है, साई का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर।
साई स्क्वायर जो है ये हमारी प्रोबेबिलिटी बताता है ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। साई स्क्वायर क्या बताता है? साई स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी बता देता है कि न्यूक्लियस पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्पेस में वो किस तरह से प्रेजेंट है, कहाँ पे वो मैक्सिमम प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट है, या कहाँ पे वो मिल सकता है और कहाँ पे वो नहीं मिल सकता। तो साई स्क्वायर हमारा क्या बता देता है? प्रोबेबिलिटी बता देता है। ठीक है, अब अगर हम इसमें इसके वो देखें, ये प्ले क्या करता है, ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसका यूज क्या है, हमने लिख तो दी, इससे होता क्या क्या है। तो सबसे पहले तो अगर हम इसको सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो हमें क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, और इससे हमें क्या मिल जाता है? ये जो एनर्जी मिलेगी ये हमें पता चल जाएगी कि ये एनर्जी क्या है? क्वांटाइज्ड है। ठीक है, दूसरा क्या होगा? साई जो है हमारा वो क्या है? एक वेव फंक्शन है जो कि कोऑर्डिनेट्स बताता है इलेक्ट्रॉन के स्पेस में कि किस किस जगह पे वो प्रेजेंट हो सकता है, उसका फंक्शन बताता है। वो प्रेजेंस नहीं बताता, उसका बस फंक्शन बताता है। कि मान लो अगर एक बिल्डिंग है, मैंने तुम्हें कल भी एग्जांपल दिया था, कोई एक बिल्डिंग है 50 फ्लोर की, उसमें मैंने तुम्हें कहा कि तुम सिर्फ 3x के मल्टीपल वाले फ्लोर्स पे हो सकते हो, तो ये 3x तुम्हारा क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। अब 3x में तुम 3rd पे भी हो सकते हो, 6 पे भी हो सकते हो, 9 पे भी हो सकते हो, 12 पे भी हो सकते हो, 50 से कहीं से 50 से पहले पहले कहीं भी हो सकते हो। तो 3x तुम्हारा क्या है? फंक्शन है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि तुम प्रेजेंट कहाँ हो। ठीक है, वही चीज हमारे इलेक्ट्रॉन के साथ है। इसमें जो साई स्क्वायर है वो हमारा क्या बता देती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन स्पेस। ठीक है, और क्या बताता है ये? अगर हम लोगों को जब हम इस वेव फंक्शन को सॉल्व करेंगे, जब वेव फंक्शन सॉल्व करी जाती है तो हमें साई की क्या मिलती है? डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से रहा होगा। ऑर्बिटल्स या स्पेस का हमें पता चल जाता है कि वो स्पेस में किस तरह से है। जब हमें साई स्क्वायर से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की, जब हम साई स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, तो ये जो साई स्क्वायर है ये हमें स्पेस में ऑर्बिटल्स के बारे में भी बता देता है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट है वो किस टाइप ऑफ शेप में प्रेजेंट है। मतलब कि अगर मेरा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये मेरा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अब ये घूम तो रहा है नहीं, ये कैसे प्रेजेंट होगा? ये क्या है? ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये जो इतनी जगह क्या है? एक टाइम पे प्रेजेंट है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वो क्या करी जा रहा है? घूमे जा रहा है। तो इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है कि कैसी सी शेप बन रही है? एक सर्कुलर शेप बन रही है, यानी कि न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से प्रेजेंट था कि उसके आसपास शेप क्या बन गई? सर्कुलर बन गई। अब क्योंकि ये 3D में बनी है, तो ये हमारे किसने बता दिया? साई स्क्वायर ने बता दिया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन था, अब इसको ऑर्बिट नहीं कहेंगे। ऑर्बिट्स जो थे हमारे वो कैसे थे? बोहर ने जो ऑर्बिट बताए थे वो डिस्क लाइक थे, एक ही प्लेन में थे। ये क्या बन जाते हैं? ये ऑर्बिटल बन जाते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है,
न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ज़्यादा है और उससे थोड़ा दूर जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कम है, और इस सर्कल के बाहर तो वो प्रेजेंट, यानी कि इस सर्कल के बाहर फिलहाल वो नहीं जा रहा है। उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो मैक्सिमम यहाँ तक या इस पॉइंट तक लग रही है। ठीक है, तो जो साई स्क्वायर है जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो हमारी क्या, अब यहाँ पे तुमने क्या बता दिया कि जो ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ये कैसा ऑर्बिटल है, सर्कुलर। लेकिन जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सर्कुलर ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट हो। तो जो साई स्क्वायर है हमारा वो हमारा क्या बताता है, डिफरेंट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल भी बता देता है। ऑर्बिटल स्पेस में कहाँ प्रेजेंट है और उसकी डिफरेंट शेप्स क्या है वो भी हमारा किससे पता चल जाता है, साई स्क्वायर से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या पॉइंट्स सारे हमारे श्रोडिंगर इक्वेशन के मेन पॉइंट्स हैं जिससे हमें चीज़ों का पता चलता है। अगर किसी को इस टॉपिक के नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे वो कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपको इसके हार्ड कॉपी भी दे दूंगी ताकि आप यहाँ पे बस समझो और लिखने का काम, लिखे लिखा है नोट्स आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, तो तुम्हें पता चल गया ना कि श्रोडिंगर ने हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। अब जब हम इन श्रोडिंगर को सॉल्व करते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है, वही 3x वाला सिस्टम है। बिल्डिंग में 3x मंजिल पे भी तुम प्रेजेंट हो सकते हो, उससे ऊपर या नीचे प्रेजेंट नहीं हो सकते। h क्या है, एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो कि हमारा किस पे लगता है, वेव फंक्शन पे लगता है, और वो किसके बराबर आ जाता है, एनर्जी वाला ऑपरेटर जब हम अपनी साई पे लगाएं तो वो उसके इक्वल आ जाता है। इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को भी साई पे लगाने से हमें क्या मिल जाती हैं, डिफरेंट इक्वेशंस मिल जाती हैं जिससे हम लोग फिर अपना साई स्क्वायर से प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि साई की डिफरेंट वैल्यूज, साई के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस लगाना। साई के ऊपर एक क्या लग गया, साई तो खुद एक फंक्शन है और उस फंक्शन के ऊपर भी क्या लग गया, एक ऑपरेटर लग गया। मतलब जैसे मान लो 3x था, मैंने कहा था नहीं तो तुम तो 3x में हो सकते हो, तो 3 जो है x के ऊपर क्या लगा हुआ है, फंक्शन लगा हुआ है, और इसको ऑपरेट यानी कि इसको मैं इनटू में क्या कर दूं, इनटू में मैं इसको 4 कर दूं, तो यहाँ पे ये क्या लग गया, ऑपरेटर लग गया। ठीक है, कि ये क्या लग गया, काइंड ऑफ ऑपरेटर लग गया कि जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आएगा उसके बाद हमें इसको किससे करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऑपरेटर हो गया। तो फंक्शन सॉल्व इसी वेव फंक्शन पे हम क्या निकालते हैं, ऑपरेटर लगाते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारी क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, उससे फिर हम अपनी इक्वेशंस फर्दर सॉल्व करते हैं। एक हमारा होता है आइगन फंक्शन और एक हमारी होती है आइगन वैल्यू। आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू क्या होता है, जब भी हम अपने हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगाते हैं, श्रोडिंगर इसकी स्पेलिंग मुझे कभी याद नहीं रहती। जब भी हम अपने हाइड्रोजन के ऊपर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी क्या आती हैं, एनर्जी की हमारी डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ जाती है। तो हमने देखा था ना मोहर के केस में भी जैसे जैसे हम एन के वैल्यूज चेंज करेंगे तो क्या होगा, हमारी एनर्जी वैल्यू आती जाएगी और ऑर्बिट की। तो ऐसी जब हम उस हाइड्रोजन एटम के लिए हमने वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करी तो हमारी एनर्जी की क्या मिली, बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज मिली। ये जो हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं एनर्जी की, इनको हम कहते हैं आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज क्या है, आइगन वैल्यूज आर द डिफरेंट एनर्जी वैल्यूज ऑब्टेन्ड ऑन सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आइगन फंक्शन क्या है, आइगन फंक्शन है जो हमें वेव फंक्शन की वैल्यूज मिली, जो भी हमने वेव फंक्शन सॉल्व करा साई, इसके ऊपर जो हमारा फंक्शन लग रहा था, दिस इज अवर आइगन फंक्शन। ठीक है,
अब आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग ऑर्बिट और ऑर्बिटल में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। तुम्हें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन था बोहर मॉडल में वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा था, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पे, तो ये एक ही प्लेन में घूम रहा था। तो इस ऑर्बिट की जो शेप थी वो कैसी थी? डिस्क लाइक शेप थी, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा ऑर्बिटल होता है इसको हम लेते हैं 3D स्पेस में। इसकी एक से ज्यादा शेप हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेस में कैसी ही शेप्स बना सकता है। उसका कुछ मैंडेटरी नहीं है कि वो सर्कुलर या ओवल ही बनाएगा, वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, लोब्स, बलून लाइक कुछ भी वो शेप्स बना सकता है। तो इसकी ऑर्बिटल बेसिकली क्या है? हमारी 3D में स्पेस है जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन होने की चांसेस हैं, ठीक है। ऑर्बिटल से हम ये बता सकते हैं कि 90% हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ प्रेजेंट है। ऑर्बिट से सिर्फ हम ये बताते हैं, ऑर्बिट बेसिकली क्या है? एक ये डिस्क्रीट पाथ है, या कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड पाथ है, जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है? रोटेट करता है। और ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल एक 3D स्पेस में 3D स्पेस है जहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 90% है। इसने ये नहीं बताया कि हाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, इसने बस क्या दी? प्रोबेबिलिटी दी, ठीक है। अब ये जो हमारा ऑर्बिट है ये हमारे कितने ही नंबर ऑफ ऑर्बिट हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल हमारे कितने होते हैं? 4 ऑर्बिटल होते हैं, S P D F G। अब जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो कैसा है? 3 डायमेंशनल है। ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, उधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो कैसा है? 3 डायमेंशनल है। जैसे तुमने कभी देखा हो ऊन का गोला अगर तुम अपने हाथ में लो तो तुम उसको कैसे में लपेटते हो? रैंडमली कहीं भी लपेटते हो ना, कि बस तो तुम्हें गोला बनाना। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, बट रैंडमली डायरेक्शन में बनते हैं ऊन का गोला। ऐसे ही जो हमारा इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो क्या है? 3D है। यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है? वो 1D है, एक ही स्पेस में घूम रहा है वो बस। अगर फ्लोर पे घुमा दिया एक बार तो फ्लोर पे ही घूमता रहेगा, वो हवा में नहीं उठेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स की शेप है, ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो हमारा स्फेरिकल भी हो सकती है और हमारा ऐसे लोब लाइक भी हो सकती है। यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स की शेप है वो कैसी है? ऑर्बिट की शेप डिस्क लाइक शेप है, ठीक है। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2n²। हमने सीखा था 10th क्लास में। अगर n1 है या n2 है, अगर n1 है तो इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फॉर n = 1, ठीक है ना। 2 आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अगर n को हम क्या रख दें? 2 रख दें। ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में नहीं होते किसी भी हालत में, ठीक है। ये हो गया। एक पॉइंट और है इसका, शेप्स हो गई, मोशन हो गया। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा वो है, जो ऑर्बिट है हमारा वो वेव फंक्शन की बात नहीं करता, लेकिन जो ऑर्बिटल है तो ये जो है वेव फंक्शन की बात नहीं करता, मतलब कि वेव की बात नहीं करता। कह सकते हैं कि जो हमारा ऑर्बिट है वो वेव कंसीडर नहीं करता, और ये डी ब्रोगली और हिंसबर्ग
को वैलिडेट नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो हमारा ऑर्बिटल है वो हमारा वेव को कंसीडर करता है और हमारा डी ब्रॉगली और हिल्सबर्ग को क्या करता है, वैलिडेट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस हो गए ऑर्बिटल ऑर्बिटल में। और हम जो आगे पढ़ेंगे वो हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, ऑर्बिटल पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग शेप्स पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें ऑर्बिटल शेप्स मिली, क्या सच में एग्जिस्ट करती हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 232, 31, 160034, +91, इतना ही लिख देते हैं। तो इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है? ये तुम्हें कहीं का पिन कोड लग रहा है ना, ये तुम्हें क्या लग रहा है, इंडिया का फोन नंबर लग रहा है, फोन नंबर। ये तुम्हें क्या लग रहा है, और ये तुम्हें वो एरिया लग रहा है जहाँ पे जिस एरिया में वो प्रेजेंट होगा। और ये तुम्हें क्या लग रहा है, हाउस एड्रेस लग रहा है, ठीक है। तो तुम्हें ये सारी चीजें पता चल रही हैं। अब ये जब मैंने नंबर्स लिख दिए, मैं तुम्हें खुद से कुछ नहीं कहा, मैंने बस तुम्हें ये कह दिया तुम्हें यहाँ जाना है, दिस 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 एंड दिस। तो तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम कहीं भी वर्ल्ड में होगे तुम्हें समझ आ जाएगा +91 मतलब इंडिया में जाना है, इस पिन कोड पे जाना है, इस एरिया में जाना है और इस हाउस एड्रेस पे जाना है। सिर्फ इन नंबर्स से तुमने सारी क्या कर ली, एक लोकेशन डिफाइन कर ली कि हाँ मुझे यहाँ पे जाना है। ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोगों ने क्या डिफाइन करे हैं, क्वांटम नंबर्स डिफाइन करे हैं N, L, M और S, जो कि हमें क्या बताते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, विच प्लेस, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी उसकी एनर्जी है, क्या उसका ओरिएंटेशन है। मतलब कि जो हमारे क्वांटम नंबर्स हैं ये हमारा क्या बता देते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा कच्चा चिट्टा खोल देते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन में कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा ऑर्बिटल में क्या एनर्जी है। जैसे तुमने इस डेटा से तुमने सारा इस घर का कच्चा चिट्टा निकाल लिया, तो ऐसे ही तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ क्वांटम नंबर्स की हेल्प से अपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सब कुछ जान सकते हो, ठीक है। ये क्वांटम नंबर्स आए कहां से थे? हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखी थी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो उसमें डिफरेंट वैल्यूज आई। वो डिफरेंट वैल्यूज जो थी वो किसी ना किसी नंबर के अगेंस्ट थी, ठीक है। इन नंबर्स को फिर हमने, और जब ये डिफरेंट वैल्यूज आई तो इन नंबर्स पे आई और इन नंबर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट एनर्जी भी आई, डिस्क्रीट एनर्जी। और ये वही एनर्जी आई जो हम लोग क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो ये जो डिफरेंट नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि जब हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करके जब हमें डिफरेंट क्वांटाइज्ड वैल्यू मिली एनर्जी की E1, E2, E3, अलग अलग वेव फंक्शन सॉल्व करने के बाद ही हमें क्वांटाइज्ड एनर्जी मिली, तो ये हमें किसी कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स के अगेंस्ट मिली। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 1, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इन नंबर्स को क्या कहा गया, क्वांटम नंबर, ठीक है। समझ आ गया कि हमने जितने भी वेव फंक्शन सॉल्व करे उनके लिए हमें अलग अलग नंबर्स पे क्या मिली, 1 नंबर रख लिया तो एनर्जी मिली, 2 नंबर रख लिया तो कुछ एनर्जी मिली, 3 रखा तो कुछ एनर्जी मिली। तो वो जो एनर्जी मिली जिन नंबर्स पे मिली उनको हमने क्या कहा, ये क्या है, क्वांटम नंबर है। कि ये जो वेव फंक्शन है ये इन नंबर्स पे सॉल्व होता है और इस नंबर पे क्या देता है, उस इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी भी देता है। इसलिए इन क्वांटम नंबर्स को पूरा अच्छी तरीके से स्टडी करा गया कि ये है क्या,
अब इसमें जो सबसे पहला क्वांटम नंबर है वो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ये जो हमारा एन है, तुमने एनर्जी का वो देखा होगा, माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल पर एटम अपॉन में क्या है, एन स्क्वायर है। ये जो एन है यही है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये एन की वैल्यू हमारी होल नंबर होगी और कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। एन की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, 1 से आगे कुछ भी हो सकती है। ये एन हमारा क्या है, दिस एन इज इक्वल्स टू के एल एम एन। अगर हमारा पहला लेवल है तो 1, दूसरा लेवल है तो 2, थर्ड है तो 3, ये एम, और अगर फोर्थ लेवल है तो एन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो हमारे एनर्जी शेल्स हैं, ये हमारा क्या है, के एल, हमने 9th में या 10th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, 9th में कि के इक्वल्स टू 1 है। ये हमारे क्या है, ये हमारे ऑर्बिट्स नहीं है, ना ही अब हमारे ये लेवल्स रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे क्या बन गए हैं, एनर्जी शेल्स। शेल्स क्या होता है, तुम शेल अगर देखोगे, जो ये सॉलिड स्फेयर होता है, सॉलिड स्फेयर को हम लोग क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि काइंड ऑफ क्या है, ये स्फेरिकल शेप के हैं, ये स्फेरिकल शेप में है और ये क्या है, शेल्स बने हुए हैं, मतलब कि इनके अंदर कुछ नहीं है, ये क्या है, खाली पड़े हुए हैं। ये अगर लोहे के तुम स्फेयर्स ले लो बहुत सारे और एक के अंदर एक डाल दो, छोटे से बड़ा, तो वो क्या बन जाएंगे, एक के अंदर वो शेल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो जो के इक्वल, जब हमारा एन की वैल्यू 1 होती है तो वो के के बराबर हो जाता है, उसको हम के कहते हैं। और ये जो के है हमारा, ये लोएस्ट एनर्जी शेल होता है, जो कि न्यूक्लियस की क्या होता है, बिल्कुल पास होता है। अगर ये मेरा न्यूक्लियस है और ये एक स्फेयर प्रेजेंट है, अगर ये एक स्फेयर प्रेजेंट है, ये के जो कि जहाँ पे, जिसमें कि n इक्वल्स टू 1 है, तो ये हमारा क्या बन गया, के शेल बन गया। और ये न्यूक्लियस की क्या है, सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है और लोएस्ट इन एनर्जी है, इसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो जो हमारी एन की वैल्यू होती है, ये हमारी जरूरी क्यों है कि एक तो इससे हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, दूसरा हम इससे उस शेल पे क्या निकाल सकते हैं, उस शेल पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। इसलिए ये हमें इम्पोर्टेंट होता है। और जो तुम लोगों ने स्पेक्ट्रम में लाइंस देखी थी, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, वो भी जो लाइंस हैं वो किसके कारण आती हैं, वो जो मेन मोटी मोटी जो लाइंस नजर आती हैं शुरुआत में, ये जो लाइंस नजर आती हैं ये किसके कारण आती है, ये हमारी इसी एन की वैल्यू के कारण आती है। ये हमारी जो मेन स्पेक्ट्रम लाइंस हैं, क्योंकि होता क्या है, जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है एक शेल से दूसरी साइड शेल पे क्या करता है, जंप करता है। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इस शेल पे था k इक्वल्स टू 1 पे, फिर वो किस पे चला गया, l इक्वल्स टू 2 पे चला गया, फिर वो कहाँ आ गया, वापस आ गया। तो यानी कि वो ऊपर गया फिर वो वापस आया। जो मेन लाइन प्रेजेंट है वो इन्हीं शेल्स पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। तो ये हमारा सारा क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। एनर्जी इसकी सबसे लोएस्ट होती है 1 की, फिर उसके बाद एनर्जी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और अगर इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बताने हो तो हम कैसे बताते हैं, 2n² से बताते हैं। ठीक है, यानी कि पहली शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2, उसके बाद 8, और उसके बाद ऐसे ही तुम कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n²। तो कई बार पूछ भी लेता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ना कि how to calculate electron in energy shell, what is the formula, so it is 2n²। ठीक है, अब इसके बाद हम देखिए, तुम्हें n का कॉन्सेप्ट पता चल गया कि ये n हमें क्यों जरूरी था, n से हमें एनर्जी वगैरह पता चल रही थी। अब इसके बाद देखेंगे, और n से हमें ये भी क्या पता चल रहा था कि वो कौन से शेल में प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं हमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी लोकेशन दिखने लगी। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वांटम नंबर l, इसको हम लोग कहते हैं
एजीमुथल क्वांटम नंबर, या हम इसको कह देते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, और जो हमें एक और लाइंस प्रेजेंट आई थी, हमने कहा था ना, ठीक है, एक तो मेन लाइन प्रेजेंट है, उसके बाद एक जो फाइन लाइंस भी प्रेजेंट थी, वो भी हमारे किसके कारण प्रेजेंट थी, एजीमुथल के कारण, इसी क्वांटम नंबर के कारण। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या है। तो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो मेन सबशेल है, जब हमारा के है सबशेल, सॉरी के जब हमारा शेल है, तो उसमें नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हैं। एक मेन शेल है, उसके अंदर भी, यानी कि तुम्हारे पास कोई स्फेयर हो, ठीक है, ये स्फेयर इतना मोटा हो ऐसे, तो तुम्हें तो लगेगा कि ये स्फेयर खाली है, लेकिन तुम्हें क्या पता चले फिर बाद में कि ये स्फेयर अलग है और ये स्फेयर अलग है, और इन दोनों को जोड़ के एक कंप्लीट स्फेयर बनाया गया था। तो तुम तो इसको एक स्फेयर मान रहे थे, पर इसमें एक्चुअल में क्या है तो ये एक ही स्फेयर, लेकिन ये दो क्या क्या प्रेजेंट है, सबशेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारा एल जो हमारी वैल्यू होती है, ये हमारा नंबर ऑफ सबशेल्स बताती है मेन शेल में कितने हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बता सकती है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, तो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, उसका कुछ मास भी होगा, तो हम उसका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं, जब हम एन को लेके एनर्जी निकाल सकते हैं, तो हम एल की वैल्यू से भी क्या निकालते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन की उस सब शेल में एनर्जी निकाल सकते हैं। और एक ही क्वांटम नंबर पे उस सबशेल की शेप कैसी होगी, उस सबशेल की शेप कैसी होगी, वो भी हम कैसे पता लगा सकते हैं, एल की वैल्यू से पता लगा सकते हैं कि वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किसी शेल में किस शेप में प्रेजेंट है, किन किन शेप्स में वो प्रेजेंट है, मतलब कि कैसी कैसी वो अपनी शेप बना रहा है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब एन की वैल्यू, अब ये तो हमेशा ध्यान रखना कि जो एन की वैल्यू होगी, दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ, जो हमारी एन की वैल्यू होगी ना, वो हमारी हमेशा एल से क्या होगी, ज्यादा होगी। एन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एल, एन जो है एल से छोटा नहीं हो सकता, या एल जो है एन एल बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0 होगी, अगर एन की वैल्यू 2 है तो एल की दो वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अगर एन की 3 वैल्यू है, यहाँ लिख देती हूँ, अगर एन की 3 वैल्यू है तो एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। अगर एन की 4 वैल्यू है तो एल की 0, 1, 2, 3 हो सकती है, बट एन और एल की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी, ठीक है। अब तुम्हें ध्यान हो, हमने फाइन लाइंस के, तुम्हें याद हो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमारी क्या है, एक मेन लाइन के बीच में भी हमारी क्या आ रही थी, बहुत ज्यादा फाइन लाइंस आ रही थी। जो हमारा ये स्पेक्ट्रम था, हमें दूर से तो ऐसा दिख रहा था कि हाँ एक ही लाइन है, जब इसको और पास से देखा गया था तो यही जो लाइन है ऐसे हल्की हल्की 2-3 लाइनों के बीच की बनी हुई थी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक शेल से दूसरी शेल पे तो जा ही रहा है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो ये सब शेल्स प्रेजेंट है 0 और 1, और यहाँ पे 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, इन सब शेल्स में भी क्या कर रहा है, ये जंप कर रहा है, जिनकी कुछ एनर्जीज है उन सब शेल्स की, और इन्हीं सब शेल्स में जंप करने के कारण जो हमें क्या मिल रही है, फाइन लाइंस मिल रही है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग इन डिफरेंट सब शेल्स विद डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम, जिससे कि हमारी जो फाइन लाइंस आ रही थी, जो अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया था, वो इस मॉडल में प्रूव हो गई थी कि हाँ जो फाइन लाइंस आ रही हैं ये इसी कारण से आ रही है। अब अगर हम लोग इसमें वैल्यूज देखें तो हमारी वैल्यूज क्या क्या हो जाती हैं, एल की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3
है, मतलब अगर एल की वैल्यू नहीं सॉरी एन की वैल्यू अगर हमारी 1 2 3 4 है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 0 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होती है एस के, 1 किसकी हो जाती है पी के। अब यहाँ पे अगर एन 2 है तो एल क्या हो जाएगा, एक तो 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा। 0 किसके लिए है, 0 इज एस सबशेल एंड 1 इज पी सबशेल, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू क्या क्या आ जाएगी 1 0 और 2 तीनों हो जाएंगी, या 0 1 2, तो 2 क्या हो गया एस पी, 2 डी के लिए है, यानी कि अगर मैं इसको खुला खुला लिख दूं एक बार एस पी डी एफ, तो एल की वैल्यू 0 एस, एल की वैल्यू 1 पी, एल की वैल्यू 2 डी और एल की वैल्यू 3 क्या हो गई एफ सबशेल, ठीक है। अगर 4 है, अगर हमारा 4 प्रेजेंट है तो एल की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 और 3 हो सकती है। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग सबशेल्स कौन कौन से हो सकते हैं एस पी डी और एफ, ठीक है। ये हमारे क्या प्रेजेंट है, यहाँ लिख देते हैं, ये हमारे एस पी और डी, ये हमारे एस और पी, ये हमारे क्या प्रेजेंट है सबशेल्स है, ये हमारे सबशेल्स प्रेजेंट है एन की इन वैल्यूज पे, और एन की इन वैल्यूज पे एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू 3 है, अगर एन की वैल्यू 3 है तो हमारी एस पी डी में से कोई भी हो सकती है। उसके बाद अगर एल की वैल्यू 0 है तो हमारी क्या हो जाएगी सिर्फ एस हो जाएगी, अगर एल की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगी पी हो जाएगी। पहले हमें एन का नंबर देखना है कि एन का नंबर क्या है, उसके बाद हमें क्या देखना है, जैसे एन का नंबर अगर 2 आ गया, ठीक है, तो 2 में हमें ये देखना है कि हमारा फिर इलेक्ट्रॉन 0 में है या 1 में है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर हम अपना क्या लिख देंगे सबशेल्स के सिंबल लिख देंगे एस पी डी और एफ, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि जो हमारी नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट है वो इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है n, और नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हैं जितने भी हमारे नंबर ऑफ सबशेल्स हैं, यानी कि अगर n हमारा 1 है तो जब हमारा n इक्वल्स टू 2 है तो हमारे नंबर ऑफ सबशेल्स भी कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, कितने हो गए 0 और 1 हो गए, और ये हमारे हो गए सबशेल्स, ये हमारा s हो गया और ये हमारा क्या हो गया p हो गया। अब n इक्वल्स टू 3 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो नंबर ऑफ सबशेल्स भी कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो कौन कौन से हो गए s p और d, ये l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 2। तो इस तरह से हमारे क्या प्रेजेंट है, ये सबशेल्स प्रेजेंट हैं इन सिंगल शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसकी अगर हम एनर्जी की बात करें तो हमें पता है, हमने देखा था ये कि जो हमारी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, जो सबसे पास बैठा होता है लेवल में न्यूक्लियस में, उसकी सबसे लोवेस्ट होती है माइनस, और जितना दूर जाता जाएगा उसकी वो टुवर्ड्स पॉजिटिव होती जाएगी और इन्फिनिटी पे 0 हो जाती है। तो जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास आता है तो उसकी जो एनर्जी है वो मैक्सिमम नेगेटिव होगी, तो सबसे ज्यादा क्या होगा वो स्टेबल होगा। तो S जो है वो सबसे ज्यादा क्या है न्यूक्लियस के पास है, तो इसकी एनर्जी सबसे क्या हो जाएगी लोएस्ट हो जाएगी, फिर P फिर D और फिर F। तो इसके जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ज्यादा इजी आते हैं, टफ नहीं आते। तो मैं n की वैल्यूज पता चल गई क्या क्या हो सकती है, l की वैल्यू पता चल गई, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग तो मैं सबशेल्स पता चल गए क्या क्या होते हैं, और इनकी एनर्जी लेवल पता चल गई। बस ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है तो किस तरह से ओरिएंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ये आ गया, क्लियर हो गया ना ये। देखो मैंने ऐसे मतलब क्वांटम नंबर था ना, एंगुलर मोमेंटम नहीं बताया था जब एक्सप्लेन करेगी। इसका जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा h/2π√L ब्रैकेट में L+1। यहाँ पे L की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3। जैसे मान लो अगर तुम्हें दे दिया n इक्वल्स टू 1 पे बताओ एंगुलर क्वांटम नंबर, तो हमें पता है n की वैल्यू पे L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे। तो h/2π
√0 इंटू +1, तो ये आ जाएगा h/2 सॉल्व हो गया। ठीक है, एनदर क्वांटम नंबर हम लोग इस तरह से निकाल देते हैं। अब है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से। m क्या है? अब तुमने देखा होगा कि जो हमारा बोहर था वो हमारा ज़ीमन इफेक्ट और क्या कहते हैं स्टार्क इफेक्ट नहीं बता पाया था। वो क्या था? इसका एक ड्रॉबैक था, मतलब कि हमारी जो फाइन लाइंस थी वो भी फर्टाइल क्या होती, अगर हमारी एक फाइन लाइन थी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, वो भी क्या होती है स्प्लिट होके 2 फाइन लाइन प्रोड्यूस करी थी, एक ये। ठीक है, तो और ज्यादा वो फाइन लाइंस क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। तो इसका ये क्या था हमारा, इसको हम ज़ीमन इफेक्ट कहते हैं कि जो एक हमारा स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होती है वो फर्दर स्प्लिट हो जाती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ये हमारा ज़ीमन इफेक्ट था। ठीक है, अब ये जो ज़ीमन इफेक्ट है ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या हो गया, एक्सप्लेन हो गया। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये रैंडमली इतनी सारी जगह एक साथ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और जिस एरिया में वो प्रेजेंट है उसने जो एक स्फेयर अपना डिफाइन कर रखा है कि मैं यहाँ इस तरह से भागूंगा, तो ये हल्का सा क्या बन गया, नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण क्या बन गई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, जनरेट हुई, तो इसकी खुद की क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड भी हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ, जब मैं इसको बाहर से जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे दूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने आप को एक ऐसी ओरिएंटेशन में लगाएगा ऑर्बिटल में जिससे कि उसकी जो एनर्जी क्या हो, लोवेस्ट हो। ठीक है, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है वो जो भी हमारी सबशेल है, मान लो n इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 2 है, तो हमारी सबशेल्स क्या हो गई, 0 हो गई और 1 हो गई। तो इन सबशेल्स में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, किस ऑर्बिटल में वो प्रेफर करेगा जाना, किस ऑर्बिटल में अपने आप को वो ओरिएंट करना चाहेगा, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और वो अपने आप को उस ओरिएंटेशन में, उस ऑर्बिटल में रखना चाहेगा जहां पे उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे लोएस्ट होगी। अब जैसे अगर n की वैल्यू इज इक्वल्स टू 3 है, या n की वैल्यू 1 पे देख लेते हैं, n की वैल्यू 1 पे l की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो यानी कि किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, s, तो s की वैल्यू भी क्या है, 0, तो n की वैल्यू भी कितनी है, 0। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या हो गई, 0 और 1, तो 0 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, s, s के कॉरेस्पॉन्डिंग m की वैल्यू 0, अगर 1 वैल्यू है l की तो उसमें हमारा क्या आ जाएगा, p, और p की जो है, p पे फिर हमारी 2 वैल्यूज आ सकती हैं, एक हमारी +1 आती है और एक हमारी -1 आती है। यानी कि एक सबशेल, ये हमारी क्या है, सबशेल, ये हमारी क्या है, शेल, और m हमारा क्या है, ऑर्बिटल। कि जब मैंने n इक्वल्स टू 2 लिया, जैसे मान लो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें चले गए, 2n² के हिसाब से अगर n की वैल्यू में 2 ले लो यहाँ पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए, बाकी के कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वो जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप को s और p में रखना चाहेंगे,
एक सेकेंड, पी की वैल्यू क्या, हाँ पी की वैल्यू एक और हो जाएगी, सॉरी पी की वैल्यू 0 भी हो जाएगी, लिखी नहीं मैंने। अगर एल की वैल्यू 0 तो एस की वैल्यू 0, एक ही ऑर्बिटल। अगर एल की वैल्यू 1 है तो 1 पे हमारी पी की 3 वैल्यूज हो सकती हैं, +1, -1 और 0। ये हमारे क्या हैं, ऑर्बिटल्स हैं। यानी कि अगर मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस s के बाद इस p वाले सबशेल में आ रहा है, तो इस p सबशेल में भी वो फर्दर अपने आप को p में भी डिवाइड कर सकता है कि वो +1 वाले ऑर्बिटल में जाए, -1 में जाए या 0 में जाए। यानी कि जो मेरा p है वो फर्दर मेरा px, py और pz, ये इलेक्ट्रॉन फर्दर मेरा इस सबशेल में आने के बाद डिसाइड कर सकता है कि वो कौन से ऑर्बिटल में जाना प्रेफर करे। तो x पे रहना प्रेफर करे, y पे रहना प्रेफर करे या z पे रहना प्रेफर करे। ठीक है, तो क्या देख रहा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है सबशेल में आने के बाद भी वो कौन से ऑर्बिटल में जाना प्रेफर करेगा, वो उसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन, और वो हमारा रिप्रेजेंट होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ठीक है, अब अगर इसमें जो हमारी वैल्यू है n की वैल्यू 3 हो जाती है, तो n की वैल्यू 3 पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3 पे n, l की कितनी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0, 1, 2, 0 पे s 0, 1 पे मुझे पता है p के कितने हो गए, 3 हो गए, कौन कौन से, px, py, pz। ठीक है, L की वैल्यू 2 आ गई, 2 पे क्या हो जाएगा, S, P और D। S पे मुझे पता है 0, P पे मुझे पता है Px, Py, Pz और D पे क्या हो जाएगा, D जो है वो 5 हो जाते हैं। टू है ना, तो 2 जब क्या कहते हैं 0 पे 0, 1 पे 1 पे P और 2 पे क्या है 2, वैसे किसकी वैल्यू है, D की, तो D कितने हो जाएंगे, D 5 हो जाते हैं। कैसे कैसे, यहाँ पे ये प्लस, इसको बाद में देखेंगे, ये हमारा क्या है 2, 1, 0, -1 और -2, इस तरह से हमारे D क्या हो गए, 5 ऑर्बिटल्स हो गए। क्या करना है, जो भी हमारा नंबर है, जो भी हमारा उस सबशेल का नंबर है उसको 0 तक लेके जाना है, और फिर उसमें वहां माइनस तक भी लेके जाना है। जैसे P में क्या हो गया था 0, अगर 1 था ये तो 1, 0 और -1। ठीक है, ऐसी अगर हम F की बात करें तो n इज इक्वल्स टू 4 पे L की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, S, P, D और F। तो S, P, D तो हमने देख ली क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी, P की वैल्यू Px, Py, Pz, D की वैल्यू ये 5 हो जाएंगी। F की वैल्यू कितनी हो जाती है, F यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 1, 2, 3। F की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, +3 से +2 कम होगा, फिर +1, फिर 0, फिर -1, फिर -2 और फिर -3। टोटल कितने आ गए, 7 ऑर्बिटल्स। तो सबशेल्स भी जो हैं वो हमारी किस में फर्दर डिफाइन है, ऑर्बिटल्स में डिफाइन है। यहाँ पे हमारी एक ही शेल है कोई, ठीक है, इस एक ही शेल में ये हमारी क्या है, एक ही सब शेल है। यहाँ पे हमारी 2 शेल्स हैं, N2 पे, एक N1 वाली कोई, एक N2 वाली हो गई। इस शेल में हमारे S और P 2 क्या हैं, सब शेल्स हैं। फर्दर इस S में एक ऑर्बिटल है और इस P में कितने ऑर्बिटल हो गए, इस P में 1, 2, 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 4 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, अगर N3 की बात करें, N3 में कितने शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं। समझ आ गया ना, 3 शेल्स हैं, ये क्या हो गए, सब शेल्स हो गए, 0 और 1, 2 ये सब शेल्स हो गए, SPD सब शेल्स हो गए। और इन सब शेल्स में एक ऑर्बिटल इसका है, 3 ऑर्बिटल इसके हैं, 1, 2, 3 और 5 ऑर्बिटल इसके, 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल। ठीक है, और हमने सबकी क्या देख ली, इनकी वैल्यूज भी देख ली।
अभी बार देखते हैं कि ये जो डी है और पी एक्स है इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अब देखो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है हमें इस तरह से ये याद रखना है, क्योंकि हमने क्या देखा था जब n की वैल्यू 2 थी तो हमारे दो सबशेल्स आ गए थे, एक s सबशेल और एक p सबशेल। ठीक है, s सबशेल का एक ही ऑर्बिटल था और p की कितनी वैल्यूज हो गई थी, 3 हो गई थी, +1 0 और -1। सो +1 0 और -1, तो ये कितने ऑर्बिटल बन गए, 1 2 3। तो कितने ऑर्बिटल बन गए, p के 3 ऑर्बिटल बन गए और s के कितने ऑर्बिटल बन गए, 1 ऑर्बिटल बन गए। यानी कि n2 शेल में 2 सबशेल्स और उन 2 सबशेल्स में s के पास 1 ऑर्बिटल और p के पास 1 2 3 ऑर्बिटल, तो टोटल नंबर ऑफ 4 ऑर्बिटल्स, बट अलग अलग याद रखने हैं हमें। ठीक है, अब p की वैल्यूज होती कैसे कैसे हैं, मतलब m के कॉरेस्पॉन्डिंग p की क्या वैल्यूज होती हैं। जब हमारा pz है अगर ऑर्बिटल तो हमारी m की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर हमारा ऑर्बिटल जो है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारे px ऑर्बिटल में रोटेट कर घूम रहा है तो m की वैल्यू हो जाएगी +1। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन py ऑर्बिटल में घूम रहा है तो m की वैल्यू हो जाएगी -1। सिमिलरली ये हमारी m की वैल्यूज हैं 0 +1 -1 +2 -2, dz² ऑर्बिटल में, dxz में, dyz में, dx² -y² में और dxy में। ये जो मेरे ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी जो होती है वो सेम होती है, px = py = pz। किस रेफरेंस में, एनर्जी के रेफरेंस में। एनर्जी के रेफरेंस में इनकी वैल्यू सेम है, इसलिए हमने इनको किस लेवल पे रख दिया, एक ही लाइन में लगा दिया तीनों ऑर्बिटल्स को। ठीक है, एनर्जी क्या है, सेम है। जब हमारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, जब हमारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है तो हम इसको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, और जब हम लोग इसी इलेक्ट्रॉन को जो p ऑर्बिटल में घूम रहा है, जब उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो p ऑर्बिटल है ये भी हमारा ऐसे स्प्लिट हो जाता है। 2 नीचे रह गए, 1 ऊपर चला गया, या 1 नीचे रह गया, 2 ऊपर चला गया। तो ये p ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से पहले कैसा था, ऐसा था। तीनों p के ऑर्बिटल सेम लेवल में थे और एक मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद 2 p ऑर्बिटल, मान लो px और py हमारे नीचे रह गए और pz हमारा क्या बन गया, तो ये हमारी क्या हो गई, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ आ गया। ऐसे ही d की बात करें, जो d के हमारे 5 ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, सेम 1 2 3 4, ये जो 5 ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी क्या है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये कैसे डिवाइड हो जाएंगे, 2 ऊपर चले गए और 3 नीचे आ गए, या फिर 3 ऊपर चले गए और 2 नीचे रह गए। ठीक है, m की वैल्यूज हमें पता चल गई, +-1 कहाँ कहाँ है ये पता चल गया। अब कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। अब हम लास्ट हमारा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, अब हमको पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। अब जैसे जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व भी करती है और वो क्या करती है, रोटेट भी करती है अपने एक्सिस पे, तो इलेक्ट्रॉन भी ये चीज करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व तो करता है कि न्यूक्लियस के अराउंड, वो अपनी पोजीशन पे क्या करता है, स्पिन भी करता है। अब वो स्पिन जो है वो 2 तरह से हो सकती है, या तो ये इलेक्ट्रॉन है मेरा, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, या फिर वो क्लॉकवाइज। इसलिए हमारी कुछ ऑब्जेक्ट्स जो क्या है वो मैग्नेटिक हो जाती हैं और कुछ हमारी क्या हो जाती है, नॉन मैग्नेटिक हो जाती हैं। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, और इन दोनों ऑर्बिटल्स की जो स्पिन है वो ऑपोजिट है, एक ही एंटी क्लॉकवाइज है और एक ही क्लॉकवाइज है, तो एक दूसरे को वो क्या कर देंगी, कट कर देंगी। तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या बन जाते हैं, डायमैग्नेटिक बन जाते हैं, जहां पे स्पिन हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो बेसिकली क्या बता रहा है, वो हमारा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। अगर हमारे ऑर्बिटल्स में
एक ही डायरेक्शन में स्पिन रहती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उनकी एक ही डायरेक्शन में स्पिन है, सबकी कैसी है ये, क्लॉकवाइज है, ठीक है। चार, तो ये छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, ये भी एक मैग्नेट्स बन जाएंगे, और ये एक दूसरे की कैंसिल भी नहीं कर रहे, क्योंकि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग घूम रहा है और आपस में भी घूम रहा है, तो वो क्या बन गया, टाइनी मैग्नेट बन गया। तो इस तरह से बहुत सारी क्या बन जाएंगे, इसके पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, जिससे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या बन जाता है, फिर जो भी सब्सटेंस है जिसमें जो हमारा स्पिन है इलेक्ट्रॉन्स का वो एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाए, तो वो हमारा बन जाता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है, जो स्पिन है हमारी वो क्या हो सकती है, अब जो हमारी स्पिन है उसकी दो वैल्यूज होती हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज के लिए और प्लस हाफ क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया सारा। इसके बाद हमारे पास तीन हमारे साइंटिस्ट आए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तीन हमारे साइंटिस्ट आए, पॉली होम्स और ऑफबाउम। पॉली ने दिया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होम्स ने दिया होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और ऑफबाउम ने दिया एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को अरेंज करवाया इसमें, ठीक है। इसको एग्जांपल से देखते हैं, जैसे मान लो हमारा n इज इक्वल्स टू है 2, ठीक है, तो n2 पे l की क्या हो जाएगी वैल्यू, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 0 पे क्या आ गया s, और 1 पे 1 की वैल्यू पे कितने ऑर्बिटल्स आ गए, 3 ऑर्बिटल आ गए। तो पॉली ने क्या कहा, अगर इसके पास अब n2 है तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2n² इज इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 है, तो इसमें l की वैल्यू जब 0 है तो s पे यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और यहाँ जो p है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किस तरह से डिफाइन करेंगे हम 6 को और 2 को, पॉली कहता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर हम लोग इस और एस में फिल, अगर हमारे पास टोटल हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो पहले हम अपना एस में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ये हमारा एस है, ये हमारा पी है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एस में डालेंगे एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हम पी में डालेंगे। तीनों ऑर्बिटल्स जो लेवल में, एनर्जी लेवल में जो ऑर्बिटल्स बराबर हैं उन सब में हम फिल करेंगे। उसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 1 2 3 4 तो बन गए, फिर 5वां उसी एस में डालेंगे, फिर यहाँ 6 7 एंड 8। यानी कि पहले हमें एक एक इलेक्ट्रॉन अपने सारे ऑर्बिटल्स में फिल करना है, उसके बाद जब हमारे सारे ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाएं, उसके बाद हम उस ऑर्बिटल में अपना सेकेंड इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। तो इसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसलिए कहा गया क्योंकि इसने कहा, इसकी 2-3 डेफिनेशंस आती हैं, एग्जाम में पूछ भी लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पॉलीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो क्या कहता है ये, नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स।
एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे अगर n की वैल्यू क्या है 2 है, तो l की वैल्यू क्या हो गई 0 या 1, 0 या 1 हो गई। ठीक है, 0 या 1 हो गई। 0 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, s के, 1 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, p के। अब p में भी जो हमारा ये है, इसमें भी क्या हो सकता है px, py, pz, यानी कि जो m की वैल्यू है वो +1, 0, -1। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है तो +1, यहाँ प्रेजेंट है तो 0 और यहाँ प्रेजेंट है तो -1। ठीक है, s की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर यहाँ प्रेजेंट है और पॉजिटिव स्पिन है तो +12, और अगर नेगेटिव स्पिन है तो -12। यानी कि एक जो इलेक्ट्रॉन था, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो उसको मैं किस तरह से प्रेजेंट करूंगी। अगर मैंने उसको ऊपर की एरो की तरफ प्रेजेंट करा, यानी कि s में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फॉर n इक्वल्स टू 2, जो कि s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और वो क्या कहते हैं, उसकी m की वैल्यू 0 है और उसका स्पिन क्या है, हाफ है। और p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मान लो अगर p ऑर्बिटल में जैसे मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, हम कुछ नंबर नहीं डिफाइन करते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं, 2 जो भी, मान लो p में भी प्रेजेंट है। तो p में किस तरह से प्रेजेंट होंगे, पहले जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनको हम लोग सिंगली फिल करेंगे, एक ही स्पिन में फिल करेंगे। स्पिन क्या होगी उनकी, जो भी उनकी स्पिन होगी, जब हम लोग इसकी पेयरिंग करेंगे तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा उसका जो स्पिन है वो क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे उसका स्पिन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। तो क्रक्स क्या कह रहा है इस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, कि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ना ही तो ऑर्बिटल में फिल किए जाएंगे, और वो भी जो 2 फिल किए जाएंगे उनका भी स्पिन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए, और उनके जो क्वांटम नंबर्स है वो भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यानी कि अगर n इक्वल्स टू 2 की बात हो रही है तो l हमारा हो गया 0 और 1, m हमारा हो गया 0, 1, -1, और s इसमें हमारा क्या होगा, हाफ और -हाफ। ठीक है, तो यानी कि एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बन गया हमारा, एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर यहां से ये बन जाएगा। तो एक ऐसा नहीं होगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें कोई भी वैल्यू क्या हो, सिमिलर हो, कहीं ना कहीं वो वैल्यू l की चेंज होगी या तो, या m की चेंज होगी या s की चेंज होगी। ठीक है, तो इसलिए एक्सक्लूजन की एक्सक्लूड किया गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर दे दिया तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को वही सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर हम लोग नहीं दे सकते, हमें कुछ क्या देना पड़ेगा, डिफरेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई, नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो वो दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाती है, an orbital can have maximum of 2 electrons and that too of opposite spin। अगर हमारे ऑर्बिटल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सिर्फ 2 ही है, 2 से ज्यादा तो हो नहीं सकते एक ऑर्बिटल में, तो वो भी उन इलेक्ट्रॉन्स की भी जो स्पिन है वो क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मेरा p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में मेरे यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या मान लो मेरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है और इससे मैं ज्यादा फिल करूँ, 3 से ज्यादा फिल करूँ, तो 4th इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसकी स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं सिर्फ px की बात करूँ, ये सिर्फ मेरा px ऑर्बिटल है, ये py है, अगर मैं px की बात करूं तो px में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। px नहीं कहेंगे इस मामले में, हम s की बात कर सकते हैं कि s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, x और y में फिर हम लोग हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी देखेंगे। ठीक है, तो एक तो हो गई डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन इसकी क्या हो जाती है,
यही है इसकी डेफिनेशंस। तो हमने क्या कर दिया, हमने एक फॉर्मूले बना दिए, नंबर ऑफ सबशेल n होती है, उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2l+1। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक सबशेल में कितने हो सकते हैं, एक सबशेल में 2 × 2l+1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2n², और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन n शेल कितनी हो जाएंगे n²। अगर हमने n की वैल्यू को 2 रख दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 8, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2 रख दिया, 2 × 2 = 4, ऑर्बिटल्स कितने हो गए 4, एक s था और 3 क्या थे p थे, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी आ गई 2 सबशेल्स आ गई। n2 था तो सबशेल्स कौन कौन सी हो गई s और p, 2 सबशेल्स, इसमें एक ऑर्बिटल और इसमें 1 2 3 ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4 ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2l+1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो गया 2l+1। तो यानी कि अगर n की वैल्यू 2 है तो l कितना हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, तो 0 पे 2l+1 कितना आएगा 2 × l+1 1, यानी कि एक ही ऑर्बिटल, यानी कि s के l की वैल्यू 0 पे सिर्फ एक ऑर्बिटल बन रहा है, s की वैल्यू l की वैल्यू 0 पे सिर्फ क्या बन रहा है, एक ही ऑर्बिटल बन रहा है, ठीक है। और l की वैल्यू अगर क्या है 1 है तो 2 × l, यानी कि 1 + 1 = सॉरी ये 2 × 1 + 1 है, हाँ। तो ये कितने ऑर्बिटल आ गया, l की वैल्यू 0 पे 1 ऑर्बिटल और l की वैल्यू 1 पे कितने आ गए 3 ऑर्बिटल आ गए, हाँ। l की वैल्यू 0 पे s पे एक ऑर्बिटल और l की वैल्यू 1 हो जाएगी जब, तो p ऑर्बिटल, और p में कितने आ गए 3 ऑर्बिटल आ गए, 3 ऑर्बिटल 1 2 3, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, अब इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2 × 2l+1। अगर हम p की बात करें तो p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 1 + 1, तो ये क्या आ गया 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 आ सकते हैं, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 6, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो फॉर्मूला क्या है 2 × 2l+1, तो 2 × l की वैल्यू कितनी है 0 + 1 = 2, यानी कि s में कितने आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, वैसे तो तुम्हें चीजें ये याद हो जाएंगी, पर कई बार क्या होता है तुमसे फॉर्मूला पूछ लेता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल का फॉर्मूला बताओ, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला बताओ, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ इन सबशेल में कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ, और हमें तुम्हें सिर्फ क्या लिखी होगी n की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। तो उससे तुम सारी चीजें बता सकते हो। ये फॉर्मूले थोड़े याद करने पड़ेंगे, याद बस इसमें 12+1 याद करना मुश्किल नहीं है। अगर देखो, अगर तुम्हें ये पता है n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या हो जाती है 0 और 1 हो जाती है, ठीक है। तो 0 और 1 हो गई, और इस 0 पे तो 0 और 1 हो गई, तो n की वैल्यू 2 पे कितनी वैल्यूज आ गई, हमारी जो सबशेल्स हैं वो कितने आ गए, नंबर ऑफ 0 और 1 हो गई। और यहाँ 1 पे हमें पता है ये 1 जो है, अब 0 पे कितनी वैल्यूज हो गई, क्या बोल रही थी मैं, देखो अब इसको याद करना ऐसा मुश्किल नहीं। जैसे अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और 1, 0 किस पे होती है s पे, और 1 किस पे होता है p पे, तो p हमें पता है इट विल बी +1 0 -1, और s क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो l कितने हो गए हमारे, जो हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है वो कितने हो गए 1 2 3 4, है ना। और यहाँ से भी हमारा कितना आ रहा था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n शेल कितने आ रहे थे 4 आ रहे थे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ गए 2 × l+1, l की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अब l की वैल्यू अगर 0 होती है तो एक ही ऑर्बिटल बनता है, और अगर l की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है तो हमारे कितने ऑर्बिटल बनते हैं 3 ऑर्बिटल बनते हैं। तो तुम्हें याद हो जाएंगी ये चीजें अपने आप कि हाँ s पे एक ऑर्बिटल और p पे 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये हो गया हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बाद है हमारा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या कहता है,
कि मान लो हमारे पास हमारे पास क्या है, s और p ऑर्बिटल्स हैं और मुझे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। तो पहले मैं एक इसमें डालूंगी, उसके बाद मैं दूसरा इसमें डालूंगी, फिर मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें डालूंगी। अब हमें सबसे पहले अपने ऑर्बिटल्स को कंप्लीट फिल करना पड़ेगा बाय 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैं अपने ऑर्बिटल्स को इस तरह से फिल नहीं कर सकती कि ये मेरा p ऑर्बिटल है तो मैंने पहले यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, उसके बाद मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल कर दिए, 1 2 3 4 5 6। नहीं, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक ही स्पिन के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में फिल करने हैं। उसके बाद हमें जब हमारे सारे ऑर्बिटल्स जो हैं इक्वली फिल्ड हो जाएं इलेक्ट्रॉन से, बाय 1 इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद हमें क्या करनी है, फिर पेयरिंग स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पे मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे, तो s ऑर्बिटल पहले फिल हो जाएगा, लोएस्ट इन एनर्जी है, तो यहाँ तो मैंने यहाँ फिल कर दिया, पहला यहाँ दूसरा यहाँ। उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ। अब जो मेरा 6th इलेक्ट्रॉन आएगा वो मेरा यहाँ पे आएगा। ऐसा नहीं है कि 1 2 तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिए, फिर तुमने 3 4 यहाँ फिल कर दिए, यहाँ ऐसे, फिर 5 6 यहाँ ऐसे कर दिए, फिर 7 8 यहाँ कर रहे हो। नो। और ये भी जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, इनकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे हम, उनकी मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं हो सकती ना, वो हमेशा क्या होंगे, ऑपोजिट स्पिन के होंगे। अगर एक +½ है तो दूसरी की स्पिन क्या हो जाएगी, -½ हो जाएगी। तो होल्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यही कहता है that the electrons filled that the pairing must not start until each orbital is filled with single electron, and when the pairing starts the multiplicity the spin quantum number should be of opposite sign। ठीक है। अगर हम इसको, तो ये कई बार पूछ लेता है, इसकी भी डेफिनेशन पूछ लेता है कि जो होल्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है वो क्या बताता है। तो वो हमारा यही बताता है कि no 2 electrons can have same spin, और जब when 1 orbital is filled with electron, only then pairing starts। ठीक है। तो जो हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे वो हम कैसे करेंगे, ऑर्बिटल्स में एनर्जी वाइज करेंगे। जिस ऑर्बिटल की लोवेस्ट एनर्जी होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और जो हायर एनर्जी वाले होंगे वो बाद में। एनर्जी निकालते कैसे हैं कि किसकी एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, किसी भी ऑर्बिटल की या किसी भी शेल की n+l की वैल्यू से। ठीक है। जैसे 1s है, 1s पे मुझे पता है n की वैल्यू कितनी है 1, s की वैल्यू कितनी है 0, तो इस लेवल की वैल्यू क्या आ गई 1। 2s के लिए देखते हैं, 2s के लिए n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू कितनी है 0, कितनी आ गई 2। ठीक है। अब ये जो l है यहाँ पे s और p दोनों हो सकता है। तो जब n हमारा 2 है तो l की वैल्यू एक तो 0 हो गई और एक हमारी 1 भी हो सकती है, तो यहाँ पे कितनी आ गई 3। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, मान लो अगर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले इसमें भरा जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसमें, और फिर इसमें भरे जाएंगे इक्वल नंबर, उस पे इक्वल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स पे। ठीक है। अब अगर n की वैल्यू, मान लो n की वैल्यू 1s 2s 2p 3s आ गया। ठीक है। तो 3s में कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 3 और l की वैल्यू कितनी होगी 0। तो उसके बाद यानी कि क्या भरा जाएगा। अब 3 में तुम कहोगे कि 2
+1 भी 3 आ रहा है और 3 + 0 भी 3 आ रहा है, तो हम इसमें लोअर एनर्जी किसको रखेंगे, हायर। देखो जिसका क्वांटम नंबर लोअर होगा, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी एनर्जी लोअर हो जाएगी, और जिसका क्वांटम नंबर ज्यादा हो जाएगा उसकी हायर हो जाएगी। इन केस अगर हमारा n + l क्या आता है, सेम आता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स हमारे 1s में भरे जाएंगे, फिर हमारे 2s में भरे जाएंगे, फिर हमारा 2p में भरा जाएगा क्योंकि उसकी 3 आ रही है और उसका क्वांटम नंबर भी लोअर है, फिर हमारा 3s में भरा जाएगा। ठीक है, 3s में भरा गया और 3p, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन 1s में 2s में, फिर उसके बाद हमारे किस में भरे जाएंगे, 2p में भरे जाएंगे। ठीक है, वैसे इनको इस तरह से फिल करना होता है, 1 2 3, पहले एक स्पिन में हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग, और फिर पेयरिंग हमें बाद में करनी होती है। ठीक है, उसके बाद अब 3s की हमने एनर्जी कैलकुलेट, 3 आ गई तो 3s भर दिया हमने, इस तरह से फिलिंग चल रही है। 3s के बाद क्या भरा जाएगा, 3p है, 3p की वैल्यू कितनी होती है 1, तो क्या आ गया 4, और 3d है 3, और d की वैल्यू कितनी होती है 2, क्या आ गया 5, यानी कि 3s के बाद क्या भरा जाएगा, 3p भरा जाएगा, फिर 3d भरा जाएगा, यानी कि 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, फिर 3p में 4 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, फिर 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे। d में कितने आए थे, 5 ऑर्बिटल्स आए थे। ठीक है, अब आ गया 4s, 4 कितना है, 4 + 0 = 4। हाँ, यहाँ ये गलत हो गया, ये ऐसे नहीं होगा, 3d नहीं होगा। अब 3p के बाद देखो, अब 3p के बाद ये भी 4 आ रहा है और 4s भी 4 आ रहा है, और 3d क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि इसकी जो एनर्जी है 3d वाले की वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई है ना 4s से। तो 3p के बाद पहले क्या भरा जाएगा, 3d भरा जाएगा, और सॉरी 3p के बाद पहले 4s भरा जाएगा, फिर 3d भरा जाएगा। तो 3p के बाद पहले 4s भरा जाएगा और फिर 3d भरा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे दो n + l की वैल्यू सेम आती है तो उनमें से जिसका लोअर नंबर है उसको तो पहले लिख देंगे। तो अगर मैं इसको लाइन में लिखूं तो ये कैसे आ रहा है, 1s 2s 2p 3s 3p, 3p के बाद क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू भी 4 आ रही है, इसकी भी 4 आ रही है, तो 3d तो लिख नहीं सकते क्योंकि इसकी तो वैल्यू हायर आ रही है। 3p के बाद क्या आ गया 4s, 4s के बाद क्या आ जाएगा 3d। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब इसकी वैल्यू 5 आ गई तो 3d के बाद हमारा क्या क्या है, 4s हमारा हो गया 4p 4d 4f, 4p 4d, तो 4p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 + l is p is 1 5, और ये कितना हो गया 4 + 2 6, यानी कि अब हमारा 5 तक पहुंच गया था, 3d 5 था, तो 3d 5 के बाद लोअर नंबर 3d, अब ये भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है, कौन सा आ रहा है 5 4p, तो 4s यहाँ आ गया, 3d यहाँ आ गया, फिर यहाँ क्या भरा जाएगा 4s भरा जाए, 4s नहीं सॉरी 4p भरा जाएगा। ठीक है, 4p हो गया, और उसके बाद 4p हमने भर दिया, उसके बाद क्या है 3d के बाद 4p। अब 5 वाली भी कैलकुलेट कर लो एक बार, 5s कितना है 5 है, तो यानी कि एक हमारा 4p भी 5 पे है, एक हमारा 5s भी 5 पे है। ठीक है, दोनों ही नंबर हमारे किस पे हैं 5 पे हैं, और 4d हमारा क्या है 6 पे है, यानी कि जो हमारा 5s है वो हमारा 4d से क्या भरा जाएगा, पहले भरा जाएगा, इसके बाद 4d का नंबर आएगा। ठीक है, तो 4p के बाद हमारा क्या फिल हो रहा है 5s फिल हो रहा है, और उसके बाद 4d फिल हो रहा है, क्योंकि 4d का n + l 6 आ रहा है और इसका 5 आ रहा है। यहाँ पे इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 3, फिर इसका 4, इसका 4, इसका 5, इसका 5, इसका 5 है ना,
एक सेकेंड, 3 प्लस 2 5, हाँ 5, इसका भी 5 और इसका फिर 6 है ना। तो तुमने क्या देखा, 4 प्लस यहाँ पे 1 2 2 1 2, यहाँ पे 2 प्लस 1 3, फिर 3 और फिर उसके बाद 3 प्लस 1 4, फिर 4 4, अब 4 4 था n प्लस है, तो जिसका लोअर नंबर होगा प्रिंसिपल काउंटम नंबर उसको पहले फिर कर देंगे, फिर ये भी 4 था और यहाँ पे d कितना होता है 2, तो 3 प्लस 2 ये 5 आ गया था, ये भी 5 आ गया था, 4 प्लस 1 5, ये भी 5 था। अब तीनों 5 ऐड कर रहे थे, लेकिन जो लोएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 वाले का है, तो 3d पहले, फिर 4p और फिर 5s, ठीक है। तो वो हमारा यही बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स फिल करे जाएंगे वो हमारे लोएस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी वाइज फिल करे जाएंगे। अब इन ऑर्बिटल्स की शेप देख लेते हैं, शेप कैसी होती है।